Today in this video, we will read the theme of the part 1 of the poem Wasteland, and you know the part 1 is the burial of the dead. तो burial of the dead की थीम हम पढ़ेंगे. मैंने एक सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट मुझे मिली थी कि वेस्टलैंड के 5 पार्ट्स की थीम भी डालिए. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल दिस टाइम, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड. तो फर्स्ट पार्ट जो है टी.एस. एलियट की पोएम द वेस्टलैंड का द बरियल ऑफ द डेड है. तो इसकी लाइन हिंदी में मैं इसकी थीम बताऊंगी. एक्चुअली जो इस पोएम का द वेस्टलैंड पोएम का प्रोटैगनिस्ट है वो टेरेशियस है. हमने टेरेशियस के बारे में आफ्टर ऑल हु इज़ द टेरेशियस जस्ट इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है. अगर आपने वॉच नहीं की है तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उसको वॉच कर लीजिएगा. हु इज़ टेरेशियस? ही इज़ मैथोलॉजिकल फिगर, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर. तो उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके स्किल्स हैं, वो सभी आपको उसमें पता चल जाएंगे. तो टेरेशियस जो है वो बंजर भूमि प्रदेश में, बैरन लैंड में कहीं पर खड़ा हुआ है, किसी स्थान पे खड़ा हुआ है. वो बैरन लैंड कैसा है, बंजर भूमि कैसी है? आध्यात्मिकता के लिए बंजर है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बंजर है. तो उस लैंड पे खड़ा हुआ टेरेशियस अपने मन में कहता है कि इस बंजर भूमि प्रदेश में बसंत ऋतु की वर्षा से युक्त अप्रैल का महीना आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है, क्योंकि इस महीने में बसंत की जो बरसात है वो जाड़ों की निद्रा में सोई हुई वृक्षों, झाड़ियों, लताओं आदि की जड़ों को जागृत तथा अकर्मण्य भूमि में दबे हुए लायलक आदि वृक्षों के बीजों को अंकुरित तो करती है, परंतु वनस्पति का यह पुनर्जन्म जीवात्मवादियों में उनके शानदार आध्यात्मिक अतीत की स्मृतियों को जागृत करके उनमें जीवात्मवाद के पुनर्जन्म की तीव्र अभिलाषा भी उत्पन्न करता है. लेकिन वे लोग यह देखकर बड़े दुखी होते हैं कि इस बंजर भूमि प्रदेश में जीवात्मवाद मतलब स्पिरिचुअलिज्म का पुनर्जन्म वर्तमान परिस्थितियों में संभव ही नहीं है. इसके पहले हमने वीडियो में एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड मटेरियलिज्म के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये आइडियोलॉजी है, ये बहुत ही इस आइडियोलॉजी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि हम इसकी समरी को या थीम को समझ रहे हैं वेस्टलैंड की. नेक्स्ट लाइन, तो ये 1 to 4 लाइन का थीम है हिंदी में, और यहीं से स्टार्टिंग होती है. जो ओपनिंग लाइंस हैं वो टेरेशियस के द्वारा कही जाती हैं. इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो 5 to 11 है उसका मीनिंग ये है कि उसके बाद टेरेशियस एक लेडी की ओर घूमता है, की ओर टर्न करता है तथा वसंत ऋतु की उस वर्षा के संबंध में उसके प्रतिक्रियापूर्ण विचार जानना चाहता है कि उसका क्या मानना है. तो वो उत्तर देती है कि उसने तथा उसके प्रियतम ने सर्दी की ऋतु में स्वयं को उस समय गर्म वस्त्रों आदि में गर्म रखा जब जाड़े ने धरती को सुन्न कर देने वाली हिम के नीचे दफना दिया था, तथा थोड़े बहुत बचे कुचे जानवरों को धरती के अंदर मौजूद वृक्षों की सूखी जड़ों को खाने पर विवश किया था. गर्म मौसम का मनोहर प्रभाव आकाश में उनके ऊपर तथा तब आया जब वे स्टोनबर्ग जर्सी नामक झील के तट पर थे. उस प्रभाव ने उन्हें बसंत की उस बौछार के माध्यम से चकित कर दिया. उन्होंने झील के तट पर खड़े हुए वृक्षों की पंक्ति के नीचे शरण ली थी. उसके बाद वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित प्राकृतिक दृश्य में होफ गार्टन उद्यान तक टहलते हुए आगे बढ़ गए और फिर उस उद्यान में चले गए. वहाँ पर एक कैफ़े मतलब एक कॉफ़ी हाउस था, में उन्होंने कॉफ़ी पी तथा लगभग घंटे भर तक गपशप की. तो ये हो गई 5 to 11 लाइन्स. अब नेक्स्ट है 12 to 18 लाइन्स का हिंदी में मीनिंग. तो ये इस लेडी ने ऐसा बताया. अब जब टायरेशियस उससे पूछता है कि क्या वह रूसी है, तो वह उत्तर देती है कि नहीं, मैं रूस की नहीं हूँ, मैं रूसी नहीं हूँ. यद्यपि कि मेरे माता पिता जो हैं वो लिथुआनिया से आए थे, फिर भी मैं असली जर्मन हूँ. और जब मैं बच्ची थी तो मैंने अपने चाचा आर्क ड्यूक के महल में मैं रही थी तथा आर्क ड्यूक के पुत्र अपने चचेरे भाई के साथ खेला करती थी. एक दिन मेरा चचेरा भाई मुझे बर्फ पर
फिसल कर चलने वाली जो स्लेज नामक गाड़ी होती है उस पर बैठाकर बर्फ़ से ढके मार्ग पर ले गया और मैं बहुत डर गई थी, परंतु उसने मुझे मेरे नाम मेरी से संबोधित करते हुए कहा कि मैं गाड़ी को कसकर पकड़ लूँ। तो अब हमें पता चलता है कि जो वो ये लेडी है उसका नाम मेरी है। और फिर हम पर्वतीय मार्ग पर नीचे की ओर फिसलते चले गए। वहाँ पर्वत शिखाओं के माध्यम से हमने जीवन नियमों से स्वतंत्र होने का पूर्ण आभास पाया। इस पर टायरेशियस ने उससे पूछा कि तुम रातों को तथा जाड़े की ऋतु में क्या करती हो? तो मेरी उत्तर देती है कि रात को मैं काफ़ी रात तक पढ़ती हूँ और सर्दियों की ऋतु में मैं दक्षिण की ओर चली जाती हूँ। ये हो गई 18 लाइन्स। अब 19 लाइन्स से लेकर के 30 लाइन्स का हिंदी जो है, आपके पास अगर मेन टेक्स्ट हो तो आप उसको साइड में रख करके और इस हिंदी ट्रांसलेशन को देख सकते हैं। मैरी से उसके भौतिकवादी जीवन के कार्यकलापों को सुनकर, क्योंकि यहाँ पर मैरी अपने सिर्फ मटेरियलिस्टिक व्यू को बता रही है, किस तरीके से वो अपना लाइफ स्पेंड करती है। तो सुनकर तथा दुखित होकर टायरेशियस स्वयं से पूछता है कि भला भौतिकवादी के जीवन रूपी वृक्ष को कौन सी जड़ें सीधा एवं दृढ़ रख सकती हैं और उसके मस्तिष्क की बंजर भूमि में सांस्कृतिक सिद्धांतों एवं विचारों को कौन से पेड़ पौधे उग सकते हैं। फिर अपनी कल्पना में भौतिकवादी को एडम के पुत्र संबोधन से संबोधित तो अपनी कल्पना में भौतिकवादी को एडम के पुत्र संबोधन से संबोधित करते हुए टायरेशियस उससे कहता है कि तुम मानव हृदय में स्थित आत्मा कि उस दुनिया को ना तो देख सकती हो और ना ही उसके बारे में सोच सकती हो, जिसमें आत्मा सूर्य बनकर चमकती रहती है तथा प्राण बनकर धड़कती रहती है। इसका कारण ये है क्योंकि आध्यात्मिक विश्व के संबंध में तुम्हारा ज्ञान भौतिकवादी शुष्क तर्क ने सीमित कर दिया है और उसी तर्क ने ईसाई धर्म को एक ऐसे खंडहर गिरजाघर के रूप में परिणत कर दिया है। इसको ईश्वर, आत्मा, ईसा मसीह, संतों आदि की प्रतिमाएं भी उसी के द्वारा तोड़ डाली गई हैं। परंतु फिर भी भौतिकवाद रूपी मृत पेड़ मानसिक कष्ट में तुम्हें कोई विश्रामदायक छाया नहीं दे सकता है। भौतिकवादी को प्राकृतिक सौंदर्य भी विश्राम नहीं दे सकता है। उसके हृदय रूपी झील के तटों पर पड़े हुए सूखे कंकड़ों को मानव सहानुभूति रूपी लहरें आकर कभी भी ध्वनिपूर्ण नहीं करती हैं, कारण उसकी क्रमबद्ध खुदगर्जी ने उसके हृदय की झील को सुखा दिया है। उसके लिए एकमात्र शरण स्थल वह ईसाई धर्म रूपी छायादार चट्टानी शरण स्थल है, जो ईसा मसीह के पवित्र रक्त से लाल है। ईसाई धर्म रूपी इसी लाल चट्टान की छाया के नीचे आ जाओ। सभी का आह्वान करता है टायरेशियस कि इसी धर्म के नीचे आ जाओ। यदि तुमने इसे अपना लिया तो मैं तुम्हें एक अलग प्रकार की मानसिक शांति का अनुभव कराने का वायदा करता हूँ। तुम्हें खुदगर्जी की उस छाया से छुटकारा मिल जाएगा जो सुबह होते ही तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देती है तथा शाम को ढल उठकर तुम्हारे अंदर लीन हो जाती है। मैं तुम्हें तुम्हारी चिंता तथा भय का वह कारण भी दिखला दूंगा जो मुट्ठी भर मिट्टी से बने तुम्हारे इस शरीर तथा दिमाग को चिंता, आतुर एवं भयभीत रखता है। तो ये हो गई 30 लाइन्स। अब 31 से लेके 34 का हम पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल प्रूव हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना स्वागत कथन में खोया हुआ टायरेशियस इस तरीके से, जैसे उसने आह्वान किया सभी भौतिकवादी लोगों का कि ईसाई धर्म के नीचे आ जाओ और ईसाई धर्म को अपना लो, तो इस स्वागत कथन में खोया हुआ टायरेशियस एक ऐसे स्थान पर आता है जहाँ उसके विचारों को 4 पंक्तियों में एक जर्मन गीत के द्वारा बाधित किया जाता है। वह देखता है कि एक प्रेमी उस गीत को अपनी प्रेमिका को संबोधित करके गा रहा है। गीत की उन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है: ताजी हवा फिर स्वदेश की ओर चल रही है, हे मेरी आयरिश प्रेयसी तुम कहाँ रह गई हो। इस पर उसकी प्रेयसी उससे कहती है कि सर्वप्रथम तुमने हैसिंथ के फूल मुझे 1 वर्ष पहले दिए थे। उन फूलों के कारण उन्होंने मुझे हैसिंथ बाला कहकर पुकारा था। इस पर उसका प्रेमी उससे कहता है कि जब हम हैसिंथ के बगीचे में शाम को काफ़ी देर से लौटे थे तो तुम्हारी बाहें हेसिंथ फूलों से भरी हुई थीं और तुम्हारे बाल ओस से गीले थे। परंतु जब मैंने तुम्हारे प्रकाशपूर्ण
शरीर के अंदर स्थित निस्तब्धता को देखा तो मैं सहम गया तथा बोल न सका था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं ना तो जीवित सा था और ना ही मृत। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आज स्थिति यह है कि मेरे जीवन का समुद्र खाली तथा वीरान है। नेक्स्ट 43 लाइन्स से है मीनिंग, 43 टू 59 तक। अब प्रेमियों के उस जोड़े को छोड़कर टेरेशियस आगे बढ़ता है। शीघ्र ही उसे एक आदमी रोक लेता है जो कि मनोवैज्ञानिक ज्योतिषी मैडम सोसोस्ट्रिस का एक एजेंट है। टेरेशियस को उस ज्योतिषी महिला का ग्राहक बनाने के लिए वह उससे उस महिला की ज्योतिष कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। वह टेरेशियस से कहता है कि मैडम सोसोस्ट्रिस एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ज्योतिषी हैं। कुछ दिन पहले उसे भारी जुकाम हो गया था और वह अभी भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। फिर भी सारे यूरोप में वह ताश के नटखट पत्तों वाली चतुरतम महिला ज्योतिषी मानी जाती है। फिर वह टेरेशियस के सामने मेज पर विभिन्न चित्रों वाले ताशों की गड्डी रख देती है जिसमें एक ताश की आकृति अस्पष्ट रूपरेखा मात्र है। वह टेरेशियस से कहती है कि इस गड्डी में आपका पसंद का ताश मौजूद है। फिर वो उस गड्डी में से एक ताश निकालती है और उसका चित्र वाला भाग ऊपर को करके उसे मेज पर रख देती है तथा कहती है कि इस ताश पर डूबकर मरे फोनिशियन नाविक का चित्र बना हुआ है। वह चित्र एडोनिस नामक फोनिशियन देवता का चित्र है। उस देवता की प्रतिमा को प्रत्येक बसंत ऋतु के आगमन पर फूलों वाले पौधों में लपेटकर फिनिशिया के लोग समुद्र में डुबो दिया करते थे। चूंकि वह प्रतिमा पौधों में लिपटी हुई होती थी अतः डूबती नहीं थी तथा शीघ्र ही पानी के ऊपर निकल आती थी। उस देवता की मृत्यु एवं पुनर्जीवित होना उपजाऊपन की रस्म के रूप में पूर्व के प्राचीन देशों में दूर दूर तक मनाई जाती थी। उसकी मृत्यु को जाड़े के अंत के प्रतीक के रूप में तथा उसके पुनर्जीवित होने को बसंत के उपजाऊपन के प्रतीक के रूप में माना जाता था। फिर वह डूबकर मरे फोनिशियन नाविक के चित्र में उसकी चमकीली आंखों की ओर संकेत करके कहती है कि वे समुद्री मोतियों के समान चमकीली हैं। यहाँ पर इलियड प्रकारांत में से शेक्सपियर के एक रूपक की ओर संकेत करता है जिसका कारण ये कि शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट से लिया गया है। उसके बाद मैडम सोसोस्ट्रिस एक दूसरा ताश का पत्ता निकालती हैं। उसका चित्र वाला भाग ऊपर की ओर करके मेज पर रखती है और उसके चित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि वह चित्र महिला बेलाडोना का है जो कि रॉक्स अर्थात नृत्यों अथवा कठिनाइयों तथा परिस्थितियों की रानी है। उसके पश्चात वह सीधे करके 4 ताश और मेज पर रखती है और एक ताश की ओर संकेत करते हुए कहती है कि वह 3 राजदंडों वाला राजा फिशर किंग है जो उस उजड़ देश का राजा था जिसकी कहानी ग्रेल की प्रचलित कथाएं विद्यमान है। यह है वह कि चक्र जो परिपूर्ण नियम का चक्र अथवा भाग्य चक्र है और यह है एक आंख वाला व्यापारी। और इस चौथे ताश का यह चित्र इसकी रूपरेखा अस्पष्ट है। उस वस्तु का चित्र है जिसे यह व्यापारी अपनी पीठ पर रखता है। उसके स्वरूप को जानने की मुझे देवाज्ञा नहीं है परंतु इस ताश की गड्डी में मुझे फांसी पर लटकाए गए देवता के चित्र वाला ताश नहीं मिला जिसे फिजिया के लोग एटिस कहते थे तथा वनस्पति जीवन की मृत्यु एवं पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में जिसकी प्रतिनिधि को फांसी पर लटकाते हैं। उसकी अनुपस्थिति से मैं निष्कर्ष निकालती हूँ कि तुम्हें तृष्णा जल वाली मृत्यु प्राप्त होगी। ऐसा मैडम सोसोस्ट्रिस टेरेशियस से कहती हैं। तभी वो अचानक अपने घर से कुछ दूर लोगों की भीड़ को देखकर डर जाती है। कहती है कि मुझे लोगों की भीड़ नजर आ रही है जो कि वृत्त के आकार में घूम रहे हैं। फिर वो तत्काल अपने ताशों को एकत्र करके उनकी गड्डी उनके पैकेट में रखती है और टेरेशियस को संबोधित करते हुए कहती है कि महोदय मेरे घर आने पर आपका धन्यवाद। आप जा रहे हैं, सुनिए, यदि आप प्रिय श्रीमती इक्विटीन से मिलें तो उनसे कह दीजिएगा कि उनकी जन्मपत्री मैं स्वयं लेकर आऊँगी। आजकल आदमी को अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। उसका तात्पर्य है कि ताश के पत्तों से ज्योतिषी का कार्य करने वालों को अपना कार्य बड़ी सावधानी से करना चाहिए। प्रथम ये कि यह अंधा और गैरकानूनी है, ये धंधा जो है गैरकानूनी है। और दूसरा, किसी भी धंधे को सावधानी से करना ही अच्छा होता है। यहाँ मैडम सोसोस्ट्रिस हमें ऐसा संकेत देते हैं कि टेरेशियस श्रीमती इक्विटीन को जानता है तथा उससे पहले मिला है। इसीलिए वो टेरेशियस से कहते हैं कि इक्विटीन से कह देना कि मैं खुद उनकी जन्मपत्री लेके आऊँगी। इसके बाद टेरेशियस मैडम सोसोस्ट्रिस से के घर से निकलकर आगे बढ़ता है और लंदन ब्रिज पार करता है तथा पुल के दूसरी ओर एक स्थान पर रुक जाता है। जाड़े की ऋतु का उषा काल का समय है।
कत्थई रंग के कोहरे कुहासे के आवरण के नीचे ढका हुआ लंदन नगर बिजली की बत्तियों से प्रकाशित संपूर्ण प्राकृतिक सरलता से विहीन कृत्रिम सा लग रहा है। इट मीन्स बिल्कुल बनावटी सा लग रहा है। लोग अभी भी अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग एवं काम धंधे में लगे हुए नजर आ रहे हैं। नगर के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए टायरेसियस स्वयं से कहता है कि जाड़े की ऋतु में उषा काल के समय कत्थई कोहरे की चादर में लिपटा हुआ बत्तियों से प्रकाशित यह नगर कृत्रिम नगर लग रहा है। पुल के दोनों छोरों की ओर जाने वाली लोगों की भीड़ मेरे पास से जलधारा के समान निकल रही थी। मैंने पहले कभी भी अनुमान नहीं लगाया था कि भौतिकवाद रूपी मृत्यु ने इतनी सारी आत्माओं का हनन कर दिया होगा। जब वे लोग मेरे पास से गुजरे थे, उनके मुंह में से संक्षिप्त अजीब सी आहें निकल रही थीं। हर व्यक्ति की नज़रें अपने पैरों के सामने जमी हुई थी। इसका मतलब ये है कि सभी खाने कमाने के विचारों में खोए हुए थे। पुल के पहाड़ी वाले छोर की ओर जाने वाले जनसमूह पहाड़ी की ऊपर की ओर जलधारा के समान चढ़ते चले गए थे। दूसरी छोर की ओर जाने वाले लोग किंग विलियम स्ट्रीट की ओर उतरकर उस स्थान की ओर बढ़ गए थे जहाँ पर सेंट मैरी वूलनत नामक गिरजाघर का घंटा हर आधे तथा पूरे घंटे के बाद बजकर समय बताता रहता था। दिन के 9वें घंटे के बाद शोकपूर्ण आवाज़ भी करता है। उसी भीड़ में मैंने एक व्यक्ति ऐसा भी देखा था जिसे मैं जानता था तथा जिसे रोककर मैंने उसके नाम स्टेटसन से संबोधित किया था। स्टेटसन से उससे कहा था कि तुम और मैं आत्माओं के रूप में वही हैं जो हजारों साल पहले मायली के युद्ध में प्रयुक्त हुए युद्ध पोतों में मौजूद थे। फिर मैंने उससे पूछा था कि संदेहवाद की जो अस्थियां तुमने अपने हृदय के बगीचे में गत वर्ष दफनाई थी, क्या वो अंकुरित होनी प्रारंभ हुई या नहीं? क्या उसमें इसी वर्ष कलियां निकल आएंगी अथवा उसकी जड़ों को आकस्मिक पाले ने मार डाला है? तो फिर मानवीयतावाद रूपी कुत्ते को जो स्वयं को मानव का मित्र मानता है, उसकी पौध से दूर ही रखना। नहीं तो वह कुत्ता अपने पंजों से खोदकर उस ईश्वर में आस्था रूपी पौधे को पुनः नष्ट कर डालेगा। दरअसल संदेहवाद मानव के मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें वह देहवाद मानव के मस्तिष्क की वो अवस्था है जिसमें वह ईश्वर के अस्तित्व में ही संदेह करता है और दुखी रहता है। मतलब गॉड है या नहीं, इसी पे उसको डाउट रहता है और इस कारण वो दुखी रहता है। टैरेशियस इसके आगे स्मरण करता है कि जब स्टेटसन ने कोई उत्तर नहीं दिया था तो उसने मुस्कुराकर स्टेटसन को मिथ्या चरित्र वाला पाठक, अपना साथी मानो एवं अपना भाई भी कहा था। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट थीम ऑफ द बरियल ऑफ द डेड। द बरियल ऑफ द डेड जो फर्स्ट पार्ट है वेस्टलैंड का, उसकी पूरी थीम मैंने हिंदी में यहाँ पर दे दी है, बता दी है आपको। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा आपकी स्टडी में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो होगा एक गेम ऑफ चेस पर, जस्ट इसके बाद वाला, उसकी थीम मिलेगी आपको हिंदी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अ गेम ऑफ चेस के साथ।